नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता, समाज सेवी, कुलकर्णी के भट्टे में रहने वाले सभी रहवासियों, नगरवासियों की युवा दिलों की धड़कन, या सभी माता बहनें जो यहाँ पर आसपास क्षेत्र में रहती हैं, उन सब से अगर एक समाज सेवा और एक भाई का नाम पूछे तो एक ही नाम निकल कर सामने आता है, वो है जीतू यादव। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद भैया। सबसे पहला और सीधा प्रश्न मेरा आपसे यही है कि एक राजनीति के तौर पर एक समाज सेवा, ये भाव कहाँ से जागृत होता है? देखिए, मैं जब से राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ, मेरे प्रेरणा स्रोत आदरणीय इस क्षेत्र के विधायक रमेश मेंदोला जी, जिनको लोग दादा दयालु के नाम से जानते हैं, उन्हीं को देखते हुए मैंने ये सीखा है कि लोगों की कैसे सेवा की जाती है। हर जनप्रतिनिधि का ये उद्देश्य रहता है कि डेवलप हो, विकास बहुत तेज़ी से हो, जिस क्षेत्र में, जिस वार्ड में भी उसको जवाबदारी दी गई है, उस विकास से अलग हटके लोगों की कैसे मदद की जाती है, ये आदरणीय विधायक रमेश मेंदोला जी से मैंने सीखी है, और वही इस मेरे प्रेरणादायक है। फिर जैसा कहा जाता है कि कुलकर्णी का भट्टा एक ऐसा समय था कि लोग यहाँ पे आना एक मुश्किल समझते थे, यहाँ से गुजरना, माताओं बहनों का यहाँ से निकलना। रात के समय अगर आपको आना है तो ऑटो वाले भी मना कर देते कि इस क्षेत्र में नहीं जाना है। ये बदलाव किस प्रकार से आया? देखिए, पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों को इस जानकारी से अवगत करा दूं कि ऐसा जो माहौल मेरे देखते देखते मैंने कभी नहीं देखा। कुछ लोग, कुछ असामाजिक तत्वों के कारण हमारा पूरा क्षेत्र बदनाम हुआ। उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, शिक्षा का आधार लोगों में बढ़ा है। कमाई धंधे के जरिए जब से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में 15 साल से सरकार है आई है, तब से विकास को लेकर और काम धंधों को लेकर, लोगों के रोजगार को लेकर युवाओं में एक अलग से जागरूकता आई है। तो कहीं ना कहीं जब से लोगों को रोजगार मिला है, असामाजिक तत्वों का जो यहाँ जमावड़ा रहता था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ। उसी का मुख्य कारण है कि आज यहाँ स्वतंत्र अपनी आज़ादी से लोग घूमते हैं और बिगर कोई परेशानी के निसंकोच होकर, रात में भी आप देखेंगे बहनें और जितने भी लोग ऑटो वाले हैं वो सब यहाँ आते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ ऐसा कोई माहौल है। वर्तमान में जैसे कोविड का एक विषम दौर चल रहा है, दो लहर आई कोविड की, एक पहली और दूसरी, और दोनों में ही एक बड़ी समस्या दिखी लोगों में। स्वास्थ्य की समस्या आई, भोजन की समस्या आई, और स्वास्थ्य में लोगों को बेड नहीं उपलब्ध हो पा रहे थे। लेकिन आपकी तरफ से सतत प्रयास जारी था, लोगों को सभी प्रकार की बेड की उपलब्धता हो, भोजन की उपलब्धता हो। ये किस प्रकार से इस काम को अंजाम दिया गया और कितनी मेहनत लगती है, लोगों का किस प्रकार से आपको सपोर्ट मिलता है इसमें? देखिए, पहली बात, मैं इसके पहले जो लॉकडाउन लगा था ना, प्रत्येक दिन 5000 लोगों का भोजन बनाना, खाद्य सामग्री लोगों तक पहुंचाना, तो उसके लिए फंड की भी बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है और कार्यकर्ताओं की भी आवश्यकता पड़ती है, भाई लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो मेरा वार्ड, मेरा परिवार के प्रत्येक सदस्य ने मेरा साथ दिया, चाहे सरवारा नगर का हो, सुभाष नगर का हो, शंकर कुमार के बगीचे का हो, या संपूर्ण कुलकर्णी के भट्टे का हो। माता बहनों ने निस्वार्थ आके यहाँ अपनी सेवाएं प्रदान की, पुड़ियाँ बेली, खाना बनाया, बिगर कोई वेतन लिए। तो उनकी इसी प्रेरणा को लेते हुए मेरी पूरी टीम ने भी कहीं ना कहीं हमसे जो योगदान मिलना था, हमने हमारे ओर से आर्थिक तौर पर उसमें योगदान दिया। दूसरा सबसे बड़ा विषय था कि इतनी सारी खाद्य सामग्री इकट्ठी करना, तो इसमें भी बहुत बड़ा हाथ आदरणीय रमेश मेंदोला जी, हमारे विधायक जो हैं, दयालु, वो वाकई दयालु हैं। उन्होंने हमारी काफ़ी लॉकडाउन में, उस लॉकडाउन में भी और इस लॉकडाउन में भी बहुत मदद करी। जो हम सुचारू रूप से हमारी सेवाएं लोगों तक पहुंचाते रहे ना, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान आदरणीय रमेश मेंदोला जी का रहा है। जैसे कोविड के दिनों में मैंने भी आपसे कई बार संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन आपका जवाब यही रहता था कि मैं अस्पताल में व्यस्त हूँ, लोगों की सेवा में व्यस्त हूँ। अस्पताल का एक वो विषम दौर, जहाँ पर वहाँ तक लोगों को पहुँचना एक मुश्किल लगता था, लोग घर से निकलना एक मजबूरी समझते थे। उस समय आप लोगों को अस्पताल तक ले जाके उनकी स्वास्थ्य, उनको लाभ दिलवाते थे। वो एक कैसा समीकरण था, वो कौन से दिन हो, उसको आप किस तरीके से बताना चाहेंगे? देखिए, वो दुख की घड़ी तो सोच के भी आज भी ऐसा लगता है कि भगवान आगे चल के कभी वो घड़ी ना दिखाएं। एक ऐसी स्थिति, परिस्थितियाँ देखिए, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी अस्पतालों में, सारे अस्पताल भरे पड़े थे, लोग घर में। और देखिए, हमारा पूरा क्षेत्र है ना, मील क्षेत्र है से जुड़ा है। कहीं ना कहीं हमारे वहाँ
बड़े अस्पताल में ले जाके भर्ती कराना और उसका खर्चा उठाना, ये हमारे वार्ड के लोग नहीं उठा पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन सब लोगों के लिए कोई भी सुविधाजनक, जहाँ भी उनको सुविधा स्वरूप उनका स्वास्थ्य के प्रति उनको आराम मिले, या जो उनको जितने भी परसेंटेज से कोविड उनको हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उनको लाभ मिल जाए और वो ठीक होकर अपने घर अपने परिवार में आ जाएं, ऐसा प्रयास मेरा और मेरी टीम, मैं अकेला नहीं था उसमें, मेरे साथ मेरे जितने भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसी काम में लगा था। जब लोग घर में छुप के बैठे थे ना, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लोगों की सेवा में दिन रात एक करे, उसने भली तन मन और धन से, तीनों से उनने सेवा करी। हमसे जहाँ भी बना, हमने आदरणीय कैलाश जी के नेतृत्व में जिसको भर्ती कराना रहा, भाई साहब से बोलकर फ़ोन करके भर्ती कराया, दादा के नेतृत्व में अगर हमसे नहीं हो पाया, दादा से बोल के अस्पतालों में भर्ती कराया, जिससे भी जहाँ हमको मदद लेना पड़ी हमने मदद ली और लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। रही बात इंजेक्शन की, इंजेक्शन का एक बहुत बड़ा विषय था उस समय, आपने देखेंगे रेमडेसिविर का बहुत वो त्राहिमाम मची हुई थी, लोग सड़कों पे हाँ, लोग सड़कों पर उतर रहे थे, और जिसको भी ज़रूरत है या नहीं है, बस उसका एक ही निर्णय रहता था कि यार रेमडेसिविर इंजेक्शन की भैया व्यवस्था करा दो। ऐसे ही दुख की घड़ी में रेमडेसिविर को लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए आदरणीय रमेश मेंदोला जी ने जो कार्य करा, मैं उनकी सराहना नहीं कर रहा हूं और मैं उनके नेतृत्व में काम कर रहा हूं, इसलिए भी मैं उनकी बड़ाई नहीं करता हूं, पर वाकई उनने, जो लोग इस दुख की घड़ी में इंजेक्शन ब्लैक कर रहे थे, लोगों को जबरन ब्लैकमेल करके 501 की चीज़ 10,000 20,000 में बेच रहे थे, वही आदरणीय रमेश मेंदोला जी ने लोगों के कागज़ लेके कौन से अस्पताल में भर्ती है उनको निःशुल्क इंजेक्शन दिए। मेरे माध्यम से भी मैंने जितने लोगों के लिए इंजेक्शन आदरणीय विधायक जी से मांगे, उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिए, और मैंने जो बेचारे इस दुख की घड़ी में इस बीमारी से जूझ रहे थे, उनके प्रत्येक परिवार को इंजेक्शन उपलब्ध कराने में कहीं ना कहीं आदरणीय रमेश मेंदोला जी के मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने जो दुख की घड़ी में पूरे इंदौर का, और ऐसा नहीं सिर्फ विधानसभा 2 को उन्होंने इंजेक्शन दिए, जो भी उनके वहाँ चले गया उनको इंजेक्शन फ्री और निःशुल्क दिए। चूँकि आपका सेवा भाव किसी से छुपा नहीं है, लेकिन एक मेरा प्रश्न यहाँ राजनीति से भी हटकर है, चूँकि आपकी स्वयं की सरकार अभी सत्ता में है, क्या चूक रह गई होगी सरकार से या जनता की कि ये कोविड का एक विषम दौर लौटा और वापस से वही समस्या दिख रही है डेल्टा के तौर पर? आपका इस विषय पर क्या कहना है? देखिए, कहीं ना कहीं लोगों में और हम लोगों में भी अवेयरनेस की कमी रही, ताकि वापस से कोविड दौर आया है। अभी लोग बोल रहे हैं तीसरी लहर आने वाली है। हम आला अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार उसके लिए तत्पर है, पर लोगों को अभी भी मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अवेयरनेस रखें। कोविड गया नहीं है, ये वापस से फिर आके नहीं लौटे। तो मैं मीडिया के माध्यम से सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि अवेयरनेस जो अपन ने इस पिछला दौर दूसरी लहर देखी, ये अपने को कहीं ना कहीं तीसरी लहर देखने का सामना नहीं करना पड़े, तो अपने और अपने परिवार इष्ट मित्रों सहित अवेयरनेस रखना हमें बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जब भी हम जाकर इस कोविड नामक राक्षस का नाश कर पाएंगे। वर्तमान में भैया कोविड का एक विषम दौर था, वो अब धीरे धीरे गुजरता जा रहा है। वैक्सीनेशन की एक घड़ी अब जो है, एक इंदौर ने फिर से एक मुकाम हासिल किया है, एक बार फिर से नाम रोशन किया है। क्या लगता है कि वैक्सीनेशन कितना इसमें लाभकारी होगा और आपके वार्ड में कितने प्रतिशत वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है? देखिए, इस पूरे कोविड की लड़ाई में वैक्सीनेशन ही एक रामबाण है। वैक्सीनेशन ही एक ऐसी दवाई है जो हमें इस पूरी कोविड की लड़ाई में अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने में कारगर साबित हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वार्ड में क्राइसिस कमेटी बनाई गई कलेक्टर साहब के माध्यम से। हमने उस क्राइसिस कमेटी के 4 सदस्यों ने मिलकर 25 कमेटियाँ बनाई, यानी टोटल 200 कमेटियाँ बनाई हमने। 200 कमेटियों ने प्रत्येक घर में जाकर जन जागरण अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करा और उनको वैक्सीनेशन करने के लिए बोला। मुझे ऐसा लगता है कि 95% मेरे वार्ड में कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है। दूसरा, जो क्राइसिस कमेटी के जितने सदस्य थे, उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को जो बीमारियों में सिम्टम्स दिखते हैं उनके प्रति जागरूक करना, किसी के घर में राशन की व्यवस्था है नहीं है उनको राशन पहुंचाना। तो कहीं ना कहीं वो 200 कमेटियां जो हमने बनाई थी, 200 लोगों की टीम बनाई थी, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम, कोविड के घटनाक्रम में पूरे वार्ड में सेवा का जो संकल्प लिया था, वो कहीं ना कहीं उस पर खरे उतरे। मैं मीडिया के माध्यम से उनको भी, इस भाई साहब
मैं आपको एक बात से अवगत करा दूं कि पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति परिस्थितियां बनी कि लोग, जैसे मैंने पहले भी बोला कि रोज़मर्रा का जीवन जीने वाला पूरा वार्ड है मेरा, राशन की काफ़ी कमी आ रही। तो क्राइसिस कमेटी के लोगों ने जो चिन्हित करा, जैसे रोज़ डेली 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को जन जागरण अभियान उनने चलाया, उसमें उनने ये भी नोट करा कि इनके घर में राशन की दिक्कत है, इनके घर में हल्का सा सिम्टम्स दिख रहा है, उसको तत्काल अस्पताल ले जाना। अगर कोई जांच नहीं कराने जा रहा है तो मैं जांच के जो दल, हमारे डॉक्टर लोगों की टीम गठित करी गई है जोन वाइज, उनको लाके उनकी जांच जोन पे कराना। देखिए सबसे बड़ा विषय था लोगों की जान बचाना। खाना और ये सब जब तक दुनिया रहेगी, जब तक सब चलता रहेगा। तो मुझे लगता है क्राइसिस कमेटी के माध्यम से जो 200 लोगों ने सेवा करी, कहीं ना कहीं उन्होंने जिनकी जान बचाई है, वो उन पूरे 200 लोगों को इस मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। चूँकि जिस प्रकार से आपका राशन वितरण का कार्य हो या फिर लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने की, अभी वर्तमान में आपकी तरफ से वैक्सीनेशन कराने वालों को उपहार भी कुछ दिया जा रहा है। वो बात अंदर से मैं निकाल के लाया हूं, चूँकि आप मीडिया के सामने नहीं कहते इन बातों को। उसका क्या राज है और किन लोगों को उसको प्रेरणा के तौर पर दिया जाता है या उपहार ही रखा गया है? देखिए एक बात तो मैं आपको बता दूं कि पूरे इंदौर ने एक बार वापस इतिहास रचा। पूरे भारत में एक दिन में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन का काम हमारे इंदौर में हुआ, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, वो गिफ्ट का एक ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि गिफ्ट के माध्यम से लोग वैक्सीनेशन लगाएं, पर कहीं ना कहीं ये था कि जो लोग सुबह काम पे जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, जो वैक्सीनेशन लगाने में चूक कर रहे थे या डिले कर रहे थे, उन सबको वैक्सीनेशन लगाने के लिए गिफ्ट का उपहार रखा गया। अब मुझे लगता है अब धड़ल्ले से देखिए, आप बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन तेज कराने के लिए वो उपहार रखा था कि लोग वैक्सीनेशन लगा लें और उपहार ले जाएं, यानी उनकी जान बचाने के, एक मैं मीडिया के माध्यम से बता दूं कि उनकी जान बचाने का उनको उपहार दिया जा रहा है। एक उनको प्रेरित करने के लिए एक प्रेरणा शूट के तौर पर उपहार करें। वर्तमान में हम जिस जगह पे बैठकर बात कर रहे हैं, एक ऐसा स्थान हुआ करता था जहां कीचड़ या दलदल का रूप दिखा करता था। आज वर्तमान में एक विशाल पानी की टंकी है, एक सुंदर गार्डन एक रूप ले चुका है। इसमें कितनी मेहनत लगी, लोगों का कितना समर्थन आपको प्राप्त हुआ है ऐसी जगह का निर्माण करने के लिए? देखिए ये जो जगह का निर्माण आप देख रहे हैं ना, ये लोगों के माध्यम से ही करा है। कहीं ना कहीं हमारी नगर निगम से कुछ ना कुछ मतभेद रहे हों, काम नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, या कीचड़ हुआ करता था। पूरा मेरा वार्ड, उसमें सरवारा नगर के लोग भी थे जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्से लिया और हमारे वहाँ आए और उस दलदल में हमने बैठ के प्रदर्शन करा, जब जाकर हमको ये सौगात मिली है। देखिए कोई भी कार्य हम करते हैं ना, तो उसके पीछे के जो पर्दे के पीछे के लोग होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा वार्ड मेरा परिवार है, तो ये परिवार के लोगों के माध्यम से ही हमने इस जंग को जीता है। भले ये हो या ब्रिज हो, ब्रिज पे भी कांग्रेस की सरकार आई, जब से काम बंद हो गया था, डिले हो गया था, मुझे और आदरणीय विधायक जी को रोड पर हजारों लोगों के साथ बैठकर प्रदर्शन करने पड़ा, जब जाके उसका काम तेजी हुआ। क्योंकि कांग्रेस की कथनी और करनी दोनों में अंतर होता है। तो कांग्रेस का जो रवैया पूरे क्षेत्र क्रमांक 2 से था, देखिए क्षेत्र क्रमांक 2 विशाल जीत का पूरे मध्य प्रदेश का एक प्रतीक है। आदरणीय विधायक रमेश मेंदोला जी जो 365 दिन और 24 घंटे लोगों की जनसेवा में लगे रहते हैं, उसके परिणाम स्वरूप पिछले 3 चुनाव में वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते। तो कांग्रेस की जब सरकार आई तो कांग्रेस ने एक अपना रवैया अलग ही अपना लिया कि विधानसभा 2 को कहीं ना कहीं डिमेज करना है, उनके लोगों को डिमेज करना है। पर ऐसा वो कर नहीं पाए, क्योंकि मालिक के घर भी देर है अंधेर है नहीं है। तो जो उनकी कथनी और करनी थी, तो मालिक ने उनका फल उनको दे दिया। चंद दिनों की उनकी सरकार रही और जनता ने एक बार वापस भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से चुना। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है। हम काम करते हैं, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता 365 दिन लोगों की सेवा करता है और हम अलग हट के काम करते हैं। देखिए सिर्फ सेवा करना, नगर निगम के माध्यम से कुछ कराना, ये नहीं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लोगों की हर संभव मदद के लिए अपने तन मन और धन से निस्वार्थ लगा रहता है। वर्तमान में निकाय चुनाव में तो अभी देरी दिख रही है और वहीं कार्यकारिणी की भी घोषणा की तैयारी चल रही है। हम जीतू भैया को अब कहाँ देखने वाले हैं? देखिए ये तो संगठन का विषय है। वैसे आदरणीय हमारे बड़े भाई गौरव रणदीवे जी के नेतृत्व में
जब से वो अध्यक्ष बने हैं, युवाओं में एक अलग सा ही उत्साह देखने को मिला है। वो संगठन का विषय है, अगर संगठन योग्य समझता है और कोई भी दायित्व मुझे देता है तो मैं उसको निभाने की पूर्ण अपनी ओर से कोशिश करूँगा। दरअसल एक समस्या का विषय यहाँ के क्षेत्र के लोगों को भी जीतू भैया चाहिए और संगठन में काम करने के लिए भी जीतू भैया चाहिए। तो इसमें किस प्रकार का असमंजस की स्थिति बनेगी और आपको क्या लगता है कि कहाँ पर जाना बेहतर होगा? देखिए, मुझे लगने से कुछ भी नहीं होता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ होता है ना, वो संगठन तय करता है और संगठन जो भी निर्णय लेगा, जहाँ भी पहुँचाएगा, भले वो वार्ड में रखते हैं वार्ड में रहें या पार्टी में रहता है पार्टी में रहें, तो वो विषय संगठन का है। संगठन जिस योग्य समझेगा, मैं अपना काम उस प्रकार करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जीतू यादव जी, जिन्होंने अपनी भरपूर ऊर्जा के साथ सवालों का जवाब दिया और बताया कि किस प्रकार कोविड की इन विषम परिस्थितियों में लोगों की सेवा की, जनसेवा का एक जो भाव जागृत होता है, ये इनसे सीखने की आवश्यकता है। और भी अधिक खबरों और जानकारी के लिए जुड़े रहिए राजधानी लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी इस प्रकार की खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।